स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका 1857 की क्रांति यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसे हम स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। यह भी आपका एक थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा लेकिन काफ़ी अच्छे से हम इसमें चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन है आपके पास। ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857 या फिर ऑप्शन डी फरवरी 1857। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में अंग्रेजी जो सरकार थी, कंपनी थी, उसने सेना में नई एनफील्ड राइफल जो है उसको शामिल किया था, जिसमें हम सभी जानते हैं कि उसमें क्या था। तो उसमें उसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और यह बात फैली कि उसमें कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। लेकिन जिससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों में एक विद्रोह की भावना वहाँ पर पनपी, क्योंकि गाय जो है वह आपके हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर जो है वह हराम है मुसलमानों के लिए। तो दोनों ही उसके खिलाफ में हो गए। फिर कुछ सैनिकों ने कंपनी अधिकारियों से बात की तो कंपनी अधिकारियों ने उसका खंडन कर दिया कि ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में जो है जब सच्चाई सैनिकों को पता चली कि इसमें वास्तविकता में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, वहाँ से विद्रोह की शुरुआत हो गई। और ये इसका एक जो इमीडिएट कॉज था यानी कि त्वरित कारण था। लेकिन इसके अलावा और भी विद्रोह के कई कारण थे, जैसे कि सामाजिक कारण कुछ रहे, फिर यदि हम बात करें तो कुछ राजनीतिक कारण, कुछ आर्थिक कारण रहे और मिलिट्री फैक्टर जो हैं कुछ अन्य सैनिक कारण भी रहे थे, जिनकी हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि बात करें तो देखिए होता क्या है कि दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सरकार एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करती है और इसका जो कारतूस था वो गाय और सूअर की चर्बी से बना था। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसका विरोध किया और इसका पहला जो हमें देखने को मिलता है इंसिडेंस, वो बैरकपुर बंगाल से आया, जहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने जो उनका कमांडर था लेफ्टिनेंट बॉक, उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया और उसे मारने की कोशिश की। बाद में मंगल पांडे को जो है फांसी की सजा दी गई और 10 मई 1857 को बरेली और मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने भी जनरल वक्त खान के अंडर क्या किया, विद्रोह कर दिया और दिल्ली मार्च किया। वहाँ जाकर बहादुर शाह जफर को उस विद्रोह का लीडर डिक्लेयर किया, जो कि 10 मई 1857 इसलिए एक फॉर्मल डेट भी मानी जाती है इस विद्रोह के प्रारंभ की। अब देखिए यहाँ पर यदि हम डिस्कस करें इसे, तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, तो हमें यह भी याद रखना है पुरानी बंदूक कौन सी थी, ब्राउन बेस की जगह किसे लेकर आए, उसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल को लेकर आए। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल के कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए बिना कोई जांच किए तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि वह चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक प्रयत्न है और यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो ये क्या था, ये इमीडिएट कॉज था। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। और कब से चालू हुआ फिर आपका विद्रोह, तो देखिए विद्रोह आपका चालू होता है, फॉर्मल डेट कब की है, 10 मई 1857। डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर आपसे तात्कालिक कारण पूछा है। ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक असंतोष या फिर ऑप्शन डी भारत का आर्थिक शोषण। और ये आपका RAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए
यदि आप देखेंगे तो ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी कॉज थे, कारण थे कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के। लेकिन आपसे पूछा गया है कि तात्कालिक यानी कि इमीडिएट क्या था, तो वह हम जानते हैं कि एनफील्ड राइफल थी। उससे क्या प्रभाव पड़ रहा था, तो धर्म में हस्तक्षेप का, धर्म से रिलेटेड था। तो इसलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह किसके द्वारा, एनफील्ड राइफल के द्वारा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि एनफील्ड राइफल से किसका संदेह हुआ, धर्म में हस्तक्षेप का। यहाँ पर आपको सीधे सीधे एनफील्ड राइफल नहीं दिया गया है, लेकिन अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप जो है वह भी एनफील्ड राइफल को दर्शाता है। अब यदि हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं कुछ अन्य कारणों की, तो कौन कौन से थे। सबसे पहले हम जैसे बात करें तो आपका आता है कौन सा, तो देखिए कुछ थे सामाजिक कारण यानी कि सोशल फैक्टर्स थे। फिर यदि हम बात करें तो देखिए फिर आप ले सकते हैं आर्थिक कुछ कारण थे यानी कि इकोनॉमिक कारण, इकोनॉमिक फैक्टर। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर्स। क्या क्या थे वो हम आपको अभी बताएंगे। कुछ आपके सैन्य कारण यानी कि मिलिट्री रीजन्स, एनफील्ड राइफल के अलावा। ये आपके विभिन्न यहाँ पर कारण थे। इमीडिएट में आपका एनफील्ड है। यदि आप बात करें सामाजिक कारणों की तो देखिए क्या होता है, जब कंपनी का शासन प्रारंभ होता है उसकी शुरुआत से ही जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने एक सामाजिक भेदभाव की नीति यहाँ पर अपनाई, जो कि भारतीयों का कहीं ना कहीं शोषण और भेदभाव उनके द्वारा किया जाता था। और भारतीयों को यूरोपियंस के साथ मिलना जुलना बैठना भी अलाउ नहीं था, और इंडियंस जो हैं उनको हायर सर्विसेज के लिए भी अलाउ नहीं करते थे ये लोग। इसके अलावा जो कई जो लोग थे ब्रिटिश के, वो ऐसा मानते थे कि एक बहुत ही बड़ा कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक गैप है भारतीय और उन विदेशियों में। इसके कारण उन्होंने क्या किया, तो सोशल और रिलीजियस जो अफेयर्स थे यानी कि सामाजिक और धार्मिक जो चीज़ें थी उनमें भी हस्तक्षेप चालू कर दिया, जैसे सती का अबॉल्यूशन। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह। यदि आप देखेंगे चीज़ें अच्छी हैं वे, लेकिन उस समय जो भारतीय समाज था वो उन जो भी रिफॉर्म्स थे उनके खिलाफ था। और धीरे धीरे फिर जो इंग्लिश मिशनरीज यहाँ आने लगी, उन्होंने पढ़ाना चालू किया, तो इससे कहीं ना कहीं क्या हुआ कि एक जो सामाजिक व्यवस्था भारत में चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का हस्तक्षेप धीरे धीरे होता जा रहा था, और लोगों में भी उसके खिलाफ धीरे धीरे भावनाएं उमड़ रही थी कि यह तो गलत हो रहा है। फिर आपको सामाजिक कारण समझ में आया। आर्थिक कारण की बात करते हैं तो देखिए होता क्या है कि किसान और जो काश्तकार या आर्टिशंस थे उनके साथ क्या हुआ कि जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, आर्थिक जो नीति थी, वो सबसे ज़्यादा उसकी मार जो है किसानों पर और जो आपके हस्तकार थे उन पर पड़ी। होता क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यू लिया गया, चाहे आपका परमानेंट सेटलमेंट हो, रेवतवारी हो, महलवारी हो, कोई भी हो, सब में बहुत ज़्यादा आपके क्या लिया जाता था, बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू की रेट थी। फिर दूसरा जो हस्तकार थे यानी कि हैंडीक्राफ्ट थे, उसको पूरी तरीके से एक तबाह करने, डिस्ट्रॉय करने की नीति ब्रिटिश ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपनाई, ठीक है, जिससे कि ब्रिटिश बाजार बने यहाँ पर। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास था, वो सबसे बड़ा मिडिल क्लास वर्ग किसका था, मध्यम वर्ग, किसानों का और मजदूरों का, जो कि आपके आर्टिशंस थे। उन दोनों में जो है कहीं ना कहीं बहुत ही एक विद्रोह की भावना पनपी। फिर बात करें राजनीतिक कारण क्या क्या रहे, तो देखिए क्या होता है, अंग्रेजों की जो विस्तारवाद की नीति थी उसमें उन्होंने 60% भारत को ब्रिटिश इंडिया में बदल लिया था। उसमें कई राजा और नवाब जो हैं अपने राज्यों को भी खो चुके थे, जैसे सहायक संधि की गई, सब्सिडरी अलायंस किया गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे कि क्या था, आपकी सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि की गई। इसके अलावा फिर क्या किया गया, सहायक संधि के अलावा तो वहाँ पर दूसरा काम किया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति को अपनाया गया। तो इससे राजा नवाब भी उनके काफ़ी खिलाफ हो गए। फिर परमानेंट सेटलमेंट में तो जमींदारों को हक दिए गए, लेकिन जब रैयतवारी सिस्टम लाया गया तो जमींदारों को हटा दिया गया, तो वो भी इनके खिलाफ हो गए। और
जो पुराने जमींदार थे उनको तो पहले से ही हटा दिया गया था। तो मिडिल क्लास, अपर क्लास दोनों इनके खिलाफ हैं। फिर यदि हम बात करें सैन्य कारण की, तो सैन्य कारण में क्या हुआ, तो देखिए ऐसा था कि कई सारे वजहें थी सैनिकों के विद्रोह की। उसमें क्या क्या थी, जैसे कि जो भारतीय सैनिक थे उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती थी, प्रमोशन नहीं दिए जाते थे, पेंशन नहीं मिलती थी, अपॉइंटमेंट सही नहीं किए जाते थे, डाइट नहीं दी जाती थी, अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले बहुत ही भेदभाव किया जाता था और उन्हें काफ़ी कमज़ोर समझा जाता था यूरोपियन सैनिकों से। तो इसलिए भी अब वो चीज़ उन्हें हर्ट कर रही थी। दूसरा, फिर एक लैक्स लॉ की एक्ट आया था, जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आए थे, जिन्होंने जो है यहाँ पर सैनिकों को कंपलसरी बना दिया भारत से बाहर जा कर के सर्विसेज करना। वरना भारतीय सैनिक कहते थे कि साहब यदि हम समंदर पार कर जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन्हें जो है भारत की सीमा से बाहर नहीं भेजा जाता था, लेकिन भेजा जाने लगा। और यदि आप देखें तो देखिए आज भी अधिकतर सैनिक कौन होते हैं, जो किसान वर्ग से आते हैं, यानी कि मध्यम वर्ग के लोग ही अधिकतर सैन्य सेवाओं में जाते हैं। तो वहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वे दोनों ही आपस में कनेक्टेड थे। तो इन सारे कारणों से आपका धीरे धीरे विद्रोह की भावना पनप रही थी कंपनी के खिलाफ, और अंत में बचा कुचा काम आपकी एनफील्ड राइफल ने कर लिया था। तो ये इसके पीछे की कहानी थी, समझ में आपको आई होगी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन है आपके पास, ए मेरठ में, बी बैरकपुर में, सी अंबाला में, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ में। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर जो है वहाँ पर मंगल पांडे की घटना होती है। कब हुई यदि हम इसकी बात करें तो देखिए मंगल पांडे की घटना होती है 29 मार्च, यानी कि 29 मार्च 1857 को। कहाँ? बैरकपुर कैंप में। इसका जब उन्होंने विद्रोह किया, कौन सी, यदि हम बात करें कि ये कौन सी सेना, कौन सी टुकड़ी के भाग थे, यदि आप इसकी बात करेंगे तो वे आपके 34th नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि 34वीं नेटिव जो बटालियन थी उसके पार्ट थे। कौन? मंगल पांडे। और उन्होंने इस पर विद्रोह किया। कहाँ पर? बैरकपुर में, जिसकी हमने बात भी करी थी कि उन्होंने अपने जो है उनका जो कमांडर था बॉग, उसको गोली मार दी थी। तो ये कौन सी बटालियन में थे वह भी आप लिख लीजिए, 34th नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री यानी जो पैदल सेना होती है उसको इन्फेंट्री बोला जाता है, और जो तोप वाली सेना होती है उसे कैवलरी बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ भी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट पर हमला कर दिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था लेफ्टिनेंट बॉग। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे सिपाही था। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, सी 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, या फिर डी 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो देखिए यहाँ पर इनमें से तो कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। कौन सी बटालियन के? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? ऑप्शन है आपके पास, ए अजीमुल्ला, बी विरजिस कादिर, सी बख्त खान, या फिर ऑप्शन डी हसन खान। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान जो थे उन्हें बहादुर शाह जफर ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। यदि हम इनकी बात करें तो देखिए ये क्या थे, ये वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे, और इन्होंने बाद में क्या किया, जब आपका विद्रोह होता है तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ उसका वास्तविक नेतृत्व किया था बख्त खान ने। बहादुर शाह जफर उस समय आप यदि बात करें तो वे कितने 85 या 87 वर्ष के हो चुके थे, तो वे तो सिर्फ एक नाम मात्र के ही उसके
नेतृत्व कर रहे थे। असली नेतृत्व जो है, यदि हम बात करें क्रांति का, दिल्ली में और या फिर बहादुर शाह जफर की तरफ से कौन कर रहा था, तो वो कर रहे थे आपके बख्त खान। ये हमें याद रखना है। और बहादुर शाह जफर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी, साहब आलम बहादुर। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करें तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था। तो देखिए हमें याद रखना है, वे ईस्ट इंडिया कंपनी में थे सूबेदार। यदि इनके बारे में पूछा जाए तो ऐसे स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकते हैं, जो कि आजकल एक नया पैटर्न आया है। तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व किसने किया, बख्त खान ने ही किया था। तो यह हमें याद रखना है। सेनापति बहादुर शाह जफर ने किसे बनाया, अपने बड़े बेटे मिर्जा जहीरुद्दीन या मिर्जा मुगल को, लेकिन वास्तविक नेतृत्व किसने किया, तो वास्तविकता में नेतृत्व जो है बख्त खान ने किया। और जब हम फैक्ट्स भी देखते हैं कि दिल्ली में नेतृत्व किसने किया, तो वहां पर बख्त खान का ही नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन है आपके पास, ए जन आक्रोश, बी सैनिक असंतोष, सी ईसाई मिशनरी का प्रबंध, या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। देखिए प्रमुख कारण की यदि हम बात करें तो वैसे कारण में तो जन आक्रोश भी है, सैनिक असंतोष भी है, ईसाई मिशनरी का प्रबंध भी है, लेकिन प्रमुख कारण है आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, क्योंकि ये सभी चीज़ें ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के ही अंतर्गत आती हैं। इसलिए ऑप्शन डी इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है कि आपको ऑप्शंस देख के लगेगा कि उत्तर तो ये सभी सही हैं, लेकिन हमें देखना है कि ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये सभी क्या हैं, किसके अंतर्गत में हैं, वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ऑप्शन है आपके पास, ए W.H. रसेल, बी रॉबर्ट पील, सी ग्लेडेस्टन, या फिर ऑप्शन डी पामस्टन। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये जो कथन वाले क्वेश्चन हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर बहुत ही कम लोगों को आते हैं वहाँ पर, तो आपको इन्हें भी याद रखना है। तो देखिए जो टाइम्स का पत्रकार था कौन, W.H. रसेल, उसने क्या कहा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को मित्रतापूर्ण दृष्टि से कोई भी नहीं देखता था। यह उसने कब कहा, जब वह भारत आता है, भारत का दौरा करता है, विभिन्न जगहों पर देखता है कि कंपनी क्या क्या कर रही है, तो उसे यह चीज़ फील होती है कि पूरे उत्तर भारत में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर उसकी तरफ अच्छी तरह से या फिर मित्रतापूर्ण दृष्टि से देखा गया हो। देखिए यहाँ पर हमने यह बात करी। अब अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। ऑप्शन है आपके पास, ए लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ, या फिर ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मेरठ। देखिए सबसे पहले यदि हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो विद्रोह की शुरुआत की मंगल पांडे ने, जिसकी हमने पूरी चर्चा करी कि 29 मार्च 1857 को उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉक को गोली मार के इसकी शुरुआत की। लेकिन वास्तविकता में इसकी शुरुआत एक बड़े लेवल पर कहाँ होती है, तो 10 मई 1857 को बरेली और मेरठ के जो सैनिक थे वो वक्त खान उनका एक जनरल था, उसके अंडर उन्होंने रिवोल्ट किया और वो दिल्ली उन्होंने मार्च किया, बहादुर शाह जफर के पास गए और उसे अपना नेता डिक्लेयर कर दिया। और यही फॉर्मल डेट थी आपके किसकी, रिवोल्ट की। तो हमें देखिए यहाँ पर याद रखना है मेरठ। और कब प्रारंभ हुआ, तो यह प्रारंभ होता है आपका मेरठ से 10 मई 1857। कहाँ के सैनिक इसमें शामिल थे, तो मेरठ और बरेली के सैनिक इसमें शामिल थे। ये जाते हैं कहाँ, ये करते हैं दिल्ली मार्च। और दिल्ली में कौन था, तो दिल्ली में था आपका बहादुर शाह जफर, और उनको अपना नेता डिक्लेयर करते हैं, लीडर। देखिए यहाँ पर अभी बात करें 1857 की क्रांति का प्रारंभ
10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट, देखिए याद रखना है कौन सी रेजिमेंट, ये पूछा जा सकता है। तीसरी कैवलरी रेजिमेंट जो थी यानी कि घुड़सवार सेना, उसके सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। और किसके अंडर में यदि हम बात करें तो यहीं से आता है आपका बख्त खान, जो कि हमने बात करी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में क्या था, सूबेदार था, जो दिल्ली जाता है। और इसे उपाधि दी किसने, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है आपके पास, ए लखनऊ, बी दिया गया है इलाहाबाद, सी झांसी, या फिर ऑप्शन डी मेरठ, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी मेरठ। कब? 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ऑप्शन है आपके पास, ए कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बी बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या फिर ऑप्शन डी झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली पहुंचना और वहाँ पर लाल किले में पहुँच के जो बहादुर शाह जफर था उससे मिलना और उसको नेतृत्व देना और विद्रोह को प्रारंभ करना। यदि देखिए हम बाकी जो लोग दिए गए हैं उनकी चर्चा करें तो बेगम हजरत महल जो हैं वे अवध में प्रारंभ करती हैं। फिर इसके अलावा यदि बात करें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने ये, और कानपुर में नाना साहेब जो हैं उन्होंने जून में इसे प्रारंभ किया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी बात की गई है, 10 मई को मेरठ में विद्रोह होता है, 11 मई 1857 दिल्ली में मेरठ के सैनिक आते हैं। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि मेरठ के सैनिक दिल्ली कब पहुँचे, तो 10 मई भी ऑप्शन होगा और 11 भी, तो हमें याद रखना है 10 मई को निकले, 11 मई को पहुँचे। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली बड़ी घटना थी। फिर कानपुर की यदि हम बात करें तो कानपुर में कौन, नाना साहेब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। उसका कारण क्या था कि अंग्रेजों ने उनकी पेंशन रोक रखी थी। फिर बेगम हजरत महल, उसने 30 मई 1857 को प्रारंभ किया, कहाँ, अवध लखनऊ में। क्यों? क्योंकि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, हड़प नीति, उसके तहत अवध को हड़प लिया गया था। फिर झांसी में कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया और 17 जून 1858 को वे लड़ते हुए शहीद हो गई थीं। तो ये हमें कुछ फैक्ट्स यहाँ पर याद रखने हैं। सैनिक दिल्ली पहुँचते हैं 11 मई 1857 को, नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब 5 जून 1857, फिर बेगम हजरत महल 30 मई 1857 अवध, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जून 1857। तो हमें यहाँ पर देखिए, वैसे भी हम काफ़ी क्वेश्चंस में देखेंगे कि कहाँ किसने नेतृत्व किया विद्रोह का, ये फैक्ट हमें जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, बी जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों के आदेश, सी भत्ते की रोकथाम, डी अधिकारियों की अक्षमता, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। कौन सा कारण नहीं था? तो देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी वो तो बिल्कुल कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, यह भी कारण था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ऐसा मानते थे भारतीय सैनिक कि यदि हम समुद्र पार कर लेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और इसके लिए उन्हें फोर्स किया गया कि आप जो हैं जाएंगे और आपके लिए कंपलसरी है जाना। तो वह भी विद्रोह का कारण था सैनिकों का। भत्ते की रोकथाम, यह भी बिल्कुल सही है, जो उनका भत्ता था उसे रोक दिया गया था। ऑप्शन डी है अधिकारियों की अक्षमता। तो देखिए यह एक कारण नहीं था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसका कोई भी लेना देना नहीं था उनके विद्रोह से। तो देखिए यहाँ भी यदि हम बात करें
तो देखिए, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के प्रमुख कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में देखी गई। लेकिन अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी। यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने अवश्य से भड़काया था। जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भारतीय सैनिकों के साथ वहाँ के अधिकारी करते थे, उसने भड़काया था, लेकिन वे असक्षम नहीं थे, क्योंकि उनकी सक्षमता हम विभिन्न युद्धों में देख चुके हैं। तभी तो वे पूरे भारत पर शासन करने में कामयाब रहे, क्योंकि उनके सैन्य अधिकारी जो हैं वे बहुत ही सक्षम थे। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पर चीज़ों को रखने की जगह हम उन्हें समझ रहे हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिर्फ फैक्ट्स को याद करने जाएंगे तो इतने फैक्ट्स हैं हिस्ट्री में कि आप याद ही नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कोशिश भी यही है कि आपको चीज़ों को समझाया जाए। बाकी हम डिटेल्स तो जब सब्जेक्ट की क्लास करेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से कवर करेंगे इन चीज़ों को। यहाँ पर फैक्ट्स और जो रीज़न है, जो लॉजिक है, वो भी आपको समझना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, ऑप्शन है आपके पास, ए कमल और रोटी, बी बाज, सी रुमाल, या ऑप्शन डी 2 तलवारें। तो देखिए, जो क्रांति थी 1857 की, उसका प्रतीक क्या था, तो वह था आपका कमल और रोटी, यानी कि लोटस और रोटी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर सही उत्तर है, जो कि कई ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बाद में भी जब चीज़ें लिखी गई क्रांति के बारे में, तो वहाँ पर बताया गया कि कई ऐसे लोग देखे गए अलग अलग, जो कि आपके आते थे। कभी कोई मदारी आता था रोटी लेकर खेल दिखाने, या फिर कुछ ऐसे रोटी फूल बांट दिए जाते थे वहाँ पर जेलों में, जिससे कि विद्रोह की भावना को भड़काया जाए और उनको विद्रोह के बारे में सूचना दी जाए। ऐसा कई ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी पुस्तकों में या अपने नोट्स में वहाँ पर लिखा हुआ है क्रांति के बारे में। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। यानी कि पूछा जा रहा है, जब विद्रोहियों ने जगहों पर कब्जा किया तो अंग्रेजों ने वापस किसे रिकैप्चर किया सबसे पहले। ऑप्शन है आपके पास, ए झांसी, बी मेरठ, सी दिल्ली और डी कानपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली को रिकैप्चर किया गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जगह भी थी। और यदि हम बात करें तो वहाँ पर बहादुर शाह जफर था, मुग़ल बादशाह था, यदि उसे पकड़ लिया जाए तो वैसे ही मनोबल टूट जाएगा। वहाँ पर जितने भी पूरे देश में विद्रोही हैं उनका मनोबल टूटेगा, इससे कि उनका जो मेन नेतृत्व कर रहा है वही पकड़ा गया है। यदि हम बात करें तो दिल्ली में कौन अंग्रेज अधिकारी था, तो दिल्ली में था आपका कैप्टन निकलसन। कौन था? कैप्टन निकलसन जो था वह दिल्ली में जो है उसने विद्रोह को पूरी तरीके से ख़त्म किया था। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनर्प्राप्त कर दिया गया था। तो 3 महीने तक जो है वहाँ पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। इसके बाद क्या होता है, तो बहादुर शाह जफर के बेटे को ये कर्नल निक्सन वहाँ पर अरेस्ट कर लेता है। बहादुर शाह जफर जो हैं जाके हुमायूं के मकबरे में छुपते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे पकड़े गए हैं और अंग्रेज उन्हें मार देंगे, तो वो सूचना पहुँचाते हैं कि वे आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके बेटों को कुछ ना किया जाए। कैप्टन निक्सन जो है इस चीज़ के लिए राज़ी होता है और हुमायूं के मकबरे से जो है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनकी शर्त जो रखी थी कि बेटों को बख्श देंगे, वह नहीं मानी। उनके दोनों बेटों के सर काट के पूरी दिल्ली में घुमाए गए और उन्हें जो दरवाज़ा था वहाँ पर भी लटका दिया गया विद्रोहियों के मनोबल को कुचलने के लिए। उसके बाद बहादुर शाह जफर को यहाँ से रंगून भेज दिया जाता है और उनकी मृत्यु वहीं हो जाती है। और वहाँ वो अब एक शेर में लिखते हैं कि कितना बदनसीब है जफर की 2 गज जमीन ना मिली यार कूह में। यानी कि जो उसका देश था, उसका वतन था, जो उसका घर था, इतना बदनसीब है जफर कि उसको वहाँ पर 2 गज ज़मीन भी नहीं मिल पाएगी दफन होने के लिए। दफन भी उसे किसी दूसरे देश में होना पड़ेगा। तो देखिए, जब हम बातें करते हैं कि
मुगल बाहरी थे, ये था। तो वह समय ही ऐसा था कि बहुत सारे बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आए। यदि हम बात करें तो आज आर्य हैं अधिकतर लोग हम में से, तो आर्य भी बाहर से ही आए थे। तो धीरे वह समय ही ऐसा था जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, और वही एक उन्हीं मुगल का एक वंशज है जो अपने देश से इतना प्रेम करता है कि उसे बहुत दुख है कि वह अपने उस देश में दफन तक नहीं हो पा रहा। उसका यह दुर्भाग्य है, ऐसा वो मानता है। खैर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन है आपके पास: ए आगरा, बी झांसी, सी वाराणसी, या फिर ऑप्शन डी वृंदावन। तो देखिए, हमें याद रखना है, रानी ने बनी जब उनका विवाह हुआ उसके पश्चात झांसी की, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था आपके वाराणसी, बनारस में। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। और यदि हम बात करें उनका वास्तविक नाम क्या था, तो लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। तो हमें याद रखना है उनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट, क्योंकि पढ़ते समय हम झांसी की रानी बोलते हैं तो वहाँ हम इस चीज़ को गलत कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन था? नेता कौन था? ऑप्शन है आपके पास: ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, या फिर ऑप्शन डी विरजिस कादर। तो देखिए, यहाँ पर बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो खान बहादुर ने। ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो देखिए, बात करते हैं तो ये क्या थे? ये बरेली में जो रोहिलखंड आता है उसके शासक हुआ करते थे। इन्होंने वहाँ पर बरेली का जो विद्रोह था उसे लीड किया, और शुरुआत में तो वो इसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं थे विद्रोह में, लेकिन जब उन्हें यह चीज़ समझ में आई कि यदि विद्रोह कामयाब हुआ तो उन्हें उनका राजपाट वापस मिल जाएगा, तो उन्होंने खुद, जैसे ही विद्रोह काफ़ी फैलता है बरेली के क्षेत्र में, उन्होंने अपने हाथ में कमान ली, अपनी सेना को मजबूत बनाया और अंग्रेज़ों से वहाँ पर टक्कर ली थी। फिर इसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह जफर जो था उसने उन्हें बाद में, जब विद्रोह चल रहा था तो ऐसा मान लिया था कि अब हम भारत पर हमारा ही राज होगा, तो उन्होंने उसे भारत का वायसराय भी नियुक्त कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ, तो देखिए एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि उन्हें यह चीज़ अच्छे से ज्ञात हुई कि मुग़ल जो सल्तनत थी उसके पतन का कारण था कि हिंदू मुस्लिमों में भेदभाव होने लग गया था। तो इन्होंने क्या किया, वापस से हिंदू मुस्लिमों में समानता स्थापित करने के भी काफ़ी प्रयास वहाँ पर किए, खान बहादुर ने और बहादुर शाह जफर ने। लेकिन अंत में हम जानते हैं कि विद्रोह इतना सफल नहीं हो पाया। उसे आप पूर्ण रूप से सफल या पूर्ण रूप से असफल भी नहीं कह सकते हैं। तो विद्रोह इतना सफल नहीं हो पाया और बहादुर शाह जफर को यहाँ से भेज दिया गया, विद्रोह को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी कौन थे? खान बहादुर। 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन जब विद्रोह की लहर फैली तो उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी एक मजबूत सेना बनाई। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि प्रारंभ में क्या था, खान बहादुर खान जो हैं इतना इंटरेस्ट उसमें ले नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी पेंशन आ रही थी और वे आराम से अपना जीवन यापन वहाँ पर कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि विद्रोह की लहर फैल रही है और हो सकता है कि कल को यहाँ से अंग्रेज जा भी सकते हैं, कंपनी हार जाए और कंपनी को जाना पड़े, तो मैं वापस, मेरा राज्य मेरे पास आएगा। इसके लिए उन्होंने कमान संभाली, 40,000 लोगों की मजबूत सेना बनाई और बहुत ही मजबूती से अंग्रेजों का सामना किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, यदि पूछा जाए कि वायसराय के पद पर आपको बहादुर शाह जफर ने किसको नियुक्त किया, तो वह नियुक्त किया था आपके खान बहादुर को। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया था। यानी कि बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया 1857 की क्रांति में, और काफ़ी अच्छे से इसे लीड किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास: ए मंडला, बी मांडू, सी जबलपुर, या ऑप्शन डी ग्वालियर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। ग्वालियर में स्थित है आपके महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ग्वालियर में ही अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने ग्वालियर के सिंधिया से मदद मांगी थी, जिसके लिए वे अपनी सेना के साथ ग्वालियर भी गई, लेकिन सिंधिया ने जो है वह अंग्रेजों के साथ मिल गया और गद्दारी की रानी लक्ष्मीबाई और अपने देश के साथ। और वहीं जो है रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई ग्वालियर में सिंधिया के यहाँ शहीद हो गई थी। बाद में जो ब्रिटिश अधिकारी था उसने कहा था कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही मर्द था जो इस पूरी क्रांति में एक ही मर्द लड़ रहा था, और वो कौन था? ह्यूज रोज जो था, उसने ऐसा कहा कि एक ही मर्द था और वह था रानी लक्ष्मीबाई। तो इतनी जो है उन्होंने इतने अच्छे से इस युद्ध में भाग लिया था। तो देखिए यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हमने बात करी थी कहाँ? वाराणसी में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु कहाँ होती है? ग्वालियर में। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। तो देखिए एक तो आपको जन्म यहाँ पर याद रखना है, कहाँ? वाराणसी, और मृत्यु महारानी लक्ष्मीबाई की होती है कहाँ पर? तो ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई? ऑप्शन है आपके पास ए लखनऊ, बी कानपुर, सी ग्वालियर, या ऑप्शन डी झांसी। तो इस पर हमने अभी चर्चा करी, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, ग्वालियर में। और जन्म की यदि हम बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था आपका वाराणसी में। ये फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। अब यदि हम बात करें, देखिए थोड़ी डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। तो देखिए ये जो झांसी के राजा थे, राजा गंगाधर, यदि हम बात करें इनके पति का नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हम पहले इनके बारे में देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इनके पति का नाम क्या था? तो देखिए इनके पति का नाम था गंगाधर राव। कई बार इस प्रकार की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव और उनका कोई भी पुत्र नहीं था। और इसलिए क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई तो डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के सिद्धांत में 1854 हमने बात की थी झांसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से जो है अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले ली थी, उसका विलय कर लिया था। फिर जून 1857 में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने नेतृत्व किया किसका? विद्रोह का। इसके बाद जब झांसी में वे युद्ध हारने लगी या झांसी का पतन हुआ, उस किले पर अंग्रेज जो है आगे बढ़ने लगे, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर की तरफ गई, जहाँ पर तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। और उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर क्या किया? अंग्रेजों को कई बार युद्ध में परास्त भी किया। तो हमें एक चीज़ यह भी याद रखनी है कि लक्ष्मीबाई जो हैं, रानी लक्ष्मीबाई, उनका साथ किसने दिया? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हैं तात्या टोपे। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। उन्होंने उनका साथ दिया, कई युद्धों में इन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में जनरल ह्यूज रोज से वो लड़ती हुई ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त होती हैं। कब? 17 जून 1858। तो देखिए हमें यहाँ पर याद रखना है किससे लड़ते हुए? जनरल ह्यूज रोज जो था उससे लड़ते हुए उनकी मृत्यु होती है। कब? तो उनकी मृत्यु होती है 17 जून 1858 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। और जनरल ह्यूज रोज ही था जिसने कहा था उनकी मृत्यु होने पर कि भारतीय विद्रोह में एक ही अकेली मर्द थी और वह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो यह कथन किसका था? यह कथन था आपके किसका? जनरल ह्यूज रोज का। किसके बारे में? झांसी की रानी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो हैं उन्हें डिस्कस किया है, तो उनके बारे में हमने काफ़ी बात की है। यदि हम बात करें तो देखिए इसमें हम आगे भी कुछ और प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे काफ़ी डिटेल में, लेकिन ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसे हम धीरे धीरे करके पूरा कवर करेंगे। इससे आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें अब हम इससे अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे।